और एट क्लास आज जो हमारे पास चैप्टर है विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बुक का आपके थर्ड चैप्टर है ये बायोडाइवर्सिटी का। ये चैप्टर हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो है बेसिक चैप्टर्स तो हमने स्किप कर दिए, जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 थे। अब थर्ड चैप्टर से हमारे पास जो है आपका रियल कोर्स एक तरीके से स्टार्ट होगा। उसके अंदर आपके पास अब आहिस्ते आहिस्ते आप नए नए टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल बायोलॉजी के अंदर जो किया जाता है हर जगह पे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की हमारे पास बेसिक डेफिनेशन होती क्या है? अगर मैं आपको बेसिक उसकी डेफिनेशन बताऊं कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी इन बेसिक हमारे पास वो चीज होती है कि अगर आप दुनिया के अंदर देखें तो दुनिया के अंदर आपको एक तरीके के जानवर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको डिफरेंट तरीके के वैरायटी ऑफ जानवर मिलेंगे। सेम लाइक कि अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं या फिर आप किसी जगह पे जाते हैं यहाँ पे कोई मार्केट है, उस मार्केट के अंदर आपको सिर्फ कपड़े तो नहीं मिलेंगे, आपको उस मार्केट के अंदर कपड़े भी मिलेंगे, आपको उस मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी मिलेगा, आपको उस मार्केट के अंदर छोटी मोटी चीजें खाने पीने की चीजें भी मिलेगी, हर चीज मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज वहां पे भरी हुई होगी, वहां पे तरह तरह की चीजें होंगी, वैरायटी होगी, चीज होगी। वहां पे चीजें डिफरेंट चीजों डिफरेंट तरीकों की होंगी, डिफरेंट कंपनी की होंगी, डिफरेंट चीजें होंगी जो डिफरेंट काम करती होंगी। तो वो हमारे पास क्या हुआ, कंपनी उस मार्केट के अंदर एक ही चीज कॉमन नहीं है, काफी सारी चीजें। उसी तरीके से अगर आप प्लेनेट के ऊपर देखें और दुनिया के अंदर देखें तो आपको हर जगह अलग अलग तरीके की चीजें मिलेंगी। हर जगह सेम चीज नहीं मिलेगी, रिपीट हो सकती है चीज, लेकिन चीजें सेम नहीं होंगी। आपको हर जगह पे इंसान नहीं दिखेंगे, कुछ जगहों पे आपको इंसान दिखेंगे, कुछ जगहों पे इंसान नहीं दिखेंगे। कुछ जगहों पे कुछ जानवर दिखेंगे और कुछ जगहों पे दूसरे जानवर दिखेंगे। आपको जरूरी नहीं है कि आपको जो जानवर यहाँ दिख रहा है वो जानवर अगली गली में भी दिख रहा हो, नहीं। कुछ जानवर होते हैं आपको इस कंट्री में दिख रहे हैं, दूसरी कंट्री में नहीं दिखेंगे। ये हमारे पास कहलाई जाती है बायोडाइवर्सिटी। ये दुनिया के अंदर हमारे पास जो है वो बहुत सारी डाइवर्स स्पीशीज है। डाइवर्स का मतलब होता है वेराइटी, वेराइटी मतलब मुख्तलिफ किस्म की। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास वो होती है कि बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल स्पीशीज के अंदर आपके पास सारे जानवर आ जाते हैं, सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, सारे प्लांट्स आ जाते हैं। क्योंकि हमने पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि बायोलॉजी की हमारे पास तीन बेसिक डिविजन होती है। जूलॉजी होती है, बॉटनी होती है और माइक्रोबायोलॉजी होती है। जूलॉजी के अंदर जानवर आ जाते हैं, बॉटनी के अंदर प्लांट्स आ जाते हैं और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो ये सारी तीनों के तीनों जो डिविजन हैं, इनके अंदर जितने भी हमारे पास जानवर होते हैं या स्पीशीज होती हैं, वो सारी मुख्तलिफ किस्म की और बहुत सारी होती हैं। कोई एक दो स्पीशीज नहीं है, बहुत सारी स्पीशीज है हमारे पास। तो ये क्या हुआ, बहुत डाइवर्स हमारे पास एक एनवायरमेंट है। अच्छा, इसके अंदर हम अब अगर चैप्टर के अंदर हम जाए तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, नेचर हैज मेड मैन विद इंटेलिजेंस एंड ही इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद हिज एम्स टू बी अचीव. He designs the things for this purpose into sequence. Similarly, biologists map the whole diversity of organisms exist on Earth into simple groups. To understand about the characteristics of specific organisms individually is simply called classification. Classification is actually based on similar and dissimilar characteristics of what organisms share with each other, and by these biologists can easily study and identify the organism. अच्छा, अल्लाह ताला ने इंसानों को जो है वो शऊर दिया है चीजों को समझने का और उन्हें बेहतर तरीके से समझने का। ठीक है, अल्लाह ताला ने शऊर दिया है इंसानों को। अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज होती है कि भाई जब इंसान के पास इतनी अकल है कि वो चीजों को सही से समझ सकता है, तो फिर वो इंसान हमारे पास क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना। अब इंसान ने क्या किया, अब एक एक जानवर को पकड़ के हम उसकी स्टडी तो कर नहीं सकते। हमने क्या किया, ऐसा एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के अंदर हम उन जानवरों को अलग अलग आसानी से कर सकते हैं। हमने क्या किया, एक कैरेक्टरिस्टिक रखा या फिर एक क्राइटेरिया बनाया। किस तरीके का क्राइटेरिया, हमने एक रूल रख दिए, हमने रूल्स बना दिए कि भाई जो चलने वाले जानवर है उसको इस लाइन में लिखेंगे, जो तैरने वाले जानवर है उनको इस लाइन में लिखेंगे, जो उड़ने वाले जानवर है उनको इस लाइन में लिखेंगे, जो प्लांट्स वगैरह है उनको इस लाइन में लिखा जाएगा। हमने एक तरीके से रूल बना दिया, क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दी। हमने क्लासिफिकेशन किस तरीके से करी, हमने दो जानवर लिए, हमने ये देखा उन दोनों के बीच में कॉमन काम क्या है, वो दोनों एक ही चीज क्या करते हैं, जो दोनों सेम काम करते हो। हमने देखा भाई वो दोनों जानवर जो है वो दोनों जानवर उड़ने वाले जानवर है। तो हमने क्या क्लासिफिकेशन कर दी कि भाई ये जानवर जो होंगे ये बर्ड्स में आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि ये दोनों उड़ते हैं हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को हमने एक साइड कर दिया। अब हमें दो और जानवर मिले जो दोनों चलते हैं हमारे पास। ठीक है, दोनों चलते हैं, दो पाँव पे चलते हैं वो। ठीक है, हमने क्या किया, उनको उन जानवरों में रख दिया तो दो पाँव में चलते हैं। अब हमें आगे जाके एक जानवर ऐसा मिला जो उड़ता है।
अब हम उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? जो उड़ने वाले जानवर है, हम उसको उस कैटेगरी में रखेंगे। हम उसको चलने वाले जानवरों में नहीं रख सकते, हम उसको उड़ने वाले जानवरों की कैटेगरी में रखेंगे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। उसकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को देखते हुए दूसरे जानवरों से कंपेयर करना कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, उसकी बेसिस के ऊपर उसे किसी ग्रुप के अंदर डालना, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंसान ने जितनी भी डाइवर्स स्पीशीज हमारे पास है उनको इस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमारे पास दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो हमारे पास लाइफ हो गई और डाइवर्सिटी हमारे पास वैरायटी हो गई या वेरिएशन हो गई। तो लाइफ की कितनी वैरायटी है, कितनी वेरिएशंस मौजूद है दुनिया के ऊपर, वो सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाता है हमारे पास। ठीक हो गया? The biodiversity or biological diversity is the degree of variation within or among the species exist on different regions of the earth। वही जो मैंने बताया था, दुनिया प्लैनेट के ऊपर हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो डिफरेंट तरीके की स्पीशीज मौजूद हैं, उनको कंपेयर करना और उनको एक दूसरे से देखना कि वो कितनी अलग है, कितनी सेम है, उस चीज को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी की हमारे पास इंपॉर्टेंस होती है, कुछ हमारे पास जरूरी होता है बायोडाइवर्सिटी कुछ चीजों में। तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी इतना जरूरी क्यों होता है? क्यों? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर, फूड। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारे पास जो है, हमें जो दुनिया नेचर से जो चीजें मिलती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हम नेचर से हासिल करते हैं, वो हमारे पास अलग अलग किस्म के हो जाते हैं। अगर हमारे पास दुनिया में सिर्फ एक ही किस्म का पेड़ होता, सिर्फ एक ही किस्म का पेड़ होता, तो उस पेड़ से हम या तो फर्नीचर बनाते, या तो हम उस पेड़ से पेपर बनाते। पर पेपर जो कागज होता है वो भी पेड़ से ही आता है, तो या तो हम उस पेड़ से फर्नीचर बनाते या उस पेड़ से कागज बनाते। कागज वाले पेड़ अलग होते हैं, फर्नीचर वाले पेड़ अलग होते हैं, और जलाने वाली लकड़ी के पेड़ अलग होते हैं। अगर वैरायटी नहीं होती, बायोडाइवर्सिटी नहीं होती दुनिया के अंदर, तो इससे हमारे पास क्या होता कि हमारे पास वेरिएशन नहीं आती, वैरायटी नहीं आती चीजों की। हम या तो कागज नहीं बना सकते होते, आज तक दुनिया में कागज ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वैरायटी नहीं है पेड़ों के अंदर। हम जो फ्रूट्स खाते हैं इतने वैरायटी के, अगर दुनिया में सिर्फ मैंगो के ट्रीज होते, सिर्फ आम के पेड़ होते, तो क्या होता? कोई और फ्रूट होता ही नहीं, सिर्फ आम ही आम होता हर जगह। लेकिन हमारे पास क्या है दुनिया में? हमारे पास हर तरीके के फ्रूट्स हैं, इतने सारे फ्रूट्स हैं हमारे पास, इतने सारे वेजिटेबल्स हैं हमारे पास। तो ये क्या हुआ? वैरायटी आ गई हमारे पास। ठीक हो गया? जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। It also stabilizes the ecosystem by recycling the nutrients, reduces the amount of pollution by means of forest. Biodiversity also plays an important role in drug discovery and medicinal resources. Acha. Medicines from nature account, it also beautifies the nature with lots of trees and animals. अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये चीज भी हमारे पास आ सकती है कि हम जो दवाइयां बनाते हैं, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट हम अगर दवाइयां बनाते हैं, तो उन दवाइयों से हमारे पास क्या होता है? वो दवाइयां हम नेचर से निकालते हैं। हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि भाई इस पेड़ के अंदर हमारे पास जो फल वगैरह उग रहे हैं उसके अंदर से हमने कोई दवाई बनाई है। अगर वो काम नहीं करती तो हम किसी दूसरे फल के ऊपर चले जाते हैं, उससे कोई दवाई बना लेते हैं। दूसरे वाले फल से नहीं होता तो तीसरे फल से बना लेते हैं, चौथे चीज से बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? वैरायटी है, काफी सारी हमारे पास रिसोर्सेज है। ये भी एक चीज होती है। बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस इसमें भी आ सकती है कि हम जो है, किसी भी इलाके की खूबसूरती बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके के, बेटा अपनी वीडियो ऑफ कर दें आप। अलग अलग तरीके के हमारे पास पेड़ पौधे मौजूद होते हैं वहां पे, अलग अलग तरीके के हमारे पास जानवर मौजूद होते हैं। जब ये सारी चीजें कंबाइन होती है तो ये खूबसूरती आती है उस जगह के अंदर। तो बायोडाइवर्सिटी से हमारे पास क्या हुआ? ब्यूटी बढ़ जाती है जगह की। ये हमारे पास पिक्टोरियल व्यू दिया हुआ है उन्होंने, एक तुम्हें पिक्चर्स के अंदर व्यू दिया हुआ है कि देखें फूल वाले पौधे अलग हैं, जो फूल के बगैर वाले पौधे हमारे पास अलग होते हैं। जो फूल वाले होते हैं उनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो फ्रूट बनाते हैं हमारे पास। जिम्नोस्पर्म जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास सीड्स बनाते हैं, वो दाने बनाते हैं हमारे पास, सीड्स बीज बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे तरह तरह की हमारे पास ग्रासेस दी हुई है, फंजाई दिए हुए हैं, डिफरेंट जानवर हमारे पास दिए हुए हैं। हमारे पास एक जगह पे पोलर बेयर है तो दूसरी जगह पे हमारे पास एक माउस भी है। पोलर बेयर हमारे पास जानवर है इतना बड़ा, माउस हमारे पास इतना छोटा जानवर है। वैरायटी हो गई। हमारे पास उड़ने वाले जानवर भी है जो चिड़ियाएं हो गई, हमारे पास रेंगने वाले जानवर भी है जो सांप हो गए। रेंगने वाले जानवर है हमारे पास, ये डिफरेंट एनिमल्स की वैरायटी है। ऊपर जो दिखाई थी वो प्लांट्स की वैरायटी थी, नीचे जो दिखाई है वो एनिमल्स की वैरायटी है हमारे पास। अच्छा,
अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं चीजों की, चीजों के दरमियान उसको हम मैच करते हैं कि वो कितना सिमिलर है, कितना डिसिमिलर है, तो इसकी जरूरत क्यों है? हम क्यों, हमारे क्या एम्स हैं, हमारे क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसका रीजन क्या है कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? कोई ना कोई वजह होती है ना हर काम करने की। तो इसकी क्या वजह है कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? A system of classification is necessary because of the abundance of the variety of life on Earth. There are currently around 1.5 million species that have not been described and have been given scientific names. अच्छा, हमारे पास क्या है, हमारे पास दुनिया के अंदर, दुनिया के ऊपर ना बहुत सारी स्पीशीज मौजूद है। कोई एक या दो या तीन या गिनी चुनी स्पीशीज नहीं है, हमारे पास बहुत सारी स्पीशीज मौजूद मौजूद है। तो इतनी सारी स्पीशीज को हम अलग अलग से आइडेंटिफाई कराना, अलग अलग से हम उनको स्टडी करना, तो वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इस चीज में आसानी पैदा करने के लिए हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली उनको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया कि ये जानवर इस कैटेगरी में आते हैं, ये जानवर इस कैटेगरी में आते हैं, ये जानवर इस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बारी बारी एक पेज के ऊपर लिखना शुरू करें ना, भाई ये जानवर इधर करता है, ये जानवर ये काम करता है, ये जानवर ये काम करता है, तो उसमें क्या होगा, लंबा चौड़ा लिस्ट बन जाएगी हमारे पास ही। वो हमारे पास बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। हमने क्या किया, हमने एक ही हेडिंग रखी कि भाई चलने वाले जानवर इतने हैं, वो चलने वाले जानवरों में सारी लिस्ट हमने डाल दी कि भाई ये सारे जानवर है जो चलते हैं हमारे पास। बनिस्बत ये कि हम एक एक जानवर के आगे लिखें कि भाई ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये भी चलता है, वो हमने नहीं किया। To study a such diverse pack of organisms exist on Earth, biologists classify the organisms into groups and subgroups. This grouping of organism is called biological classification. अब हमारे पास दुनिया के ऊपर इतनी ज्यादा वेराइटी है, तो उस वेराइटी को स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या किया साइंटिस्ट ने, हमारे पास साइंटिस्ट ने उनको ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में। और उन ग्रुप्स के अंदर भी सब ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। एक ग्रुप बनाया और उसके अंदर भी सब ग्रुप बना दिए। फॉर एग्जाम्पल उसने एक ग्रुप बनाया भाई जानवरों के नाम से, एक ग्रुप बना दिया। अब उस जानवरों के अंदर भी डिफरेंट तरीके के जानवर है, चलने वाले जानवर, रेंगने वाले जानवर, उड़ने वाले जानवर, तैरने वाले जानवर, ये सारे ग्रुप्स हो गए। उन ग्रुप्स के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जो चलने वाले जानवर है और उसके अंदर दो ग्रुप्स बना दिए, वो दो पैर पे चलते हैं या फिर वो चार पैर पे चलते हैं, दो ग्रुप अलग अलग हो गए। तो ग्रुप के ग्रुप बना दिए उन्होंने। ये हमारे पास कहलाई जाती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक हो गया। अच्छा, क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल क्या है, मकसद क्या है क्लासिफिकेशन का, हमारे पास क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है? Some organisms share similar fundamental characteristics or functions. It is further explained by the means of morphology, external features of an organism, in which we study the organisms on the basis of their homologous and analogous structures. अच्छा, sometimes it is impossible to classify organisms using morphological characters. Therefore, scientists use other characters to classify organisms, which include cytology and genetics. और उसके बाद हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल से मुराद हमारे पास क्लासिफिकेशन होती किस तरीके से। अगर कोई हमसे पूछे कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, तो हमसे मतलब ये पूछ रहा है कि क्लासिफिकेशन होती किस तरीके से, हम कैसे करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए पहला स्टेप जो साइंटिस्ट यूज करते हैं ना, किसी भी दो जानवरों के दरमियान अगर हमें क्लासिफिकेशन करानी है, तो हम क्या करते हैं उसी क्लासिफिकेशन के अंदर, हम पहला स्टेप उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी देखते हैं। हमने पहले चैप्टर के अंदर डेफिनेशन से पढ़ा था कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी किसी भी जानवर की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को देखना, उसको बाहर से देखना और उसको ऑब्जर्व करना कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। वो लंबा है, वो हमारे पास छोटा सा जानवर है, वो हमारे पास बड़ा जानवर है, वो किस तरीके का जानवर है, उसकी मॉर्फोलॉजी देखना। हम उसको देख के बता रहे हैं उसका कलर ऐसा है, उसकी हाइट इतनी है, ये सब चीजें बताना, ये सब आ जाता है मॉर्फोलॉजी के अंदर हमारे पास। मॉर्फोलॉजी में क्या आता है, एक्सटर्नल फीचर्स देखना, जानवर के, जानवर के एक्सटर्नल फीचर्स देखकर उसको डिस्क्राइब करना, ये मॉर्फोलॉजी के अंदर आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे देखो ये दो परिंदे हैं, ठीक है, एक बटरफ्लाई है और एक बैट है, एक तितली और एक चमगादड़ है। इन दोनों के पास सिमिलैरिटी क्या है हमारे पास, कि ये दोनों उड़ने वाले जानवर है, दोनों उड़ने वाले जानवर है, ठीक हो गया। अब इनको हमने फर्दर क्लासिफाई कैसे किया, इसको और सब ग्रुप में कैसे डाला, हमने इन दोनों के पर देखे, हमने इन दोनों के पर देखे। इसके पर जो है वो इस शेप के बने हुए, इसके पर जो है थोड़े पॉइंटेड शेप के बने हुए, ठीक है, इसके पर थोड़े राउंड से हैं, इसके पर थोड़े पॉइंटेड से शेप के हैं हमारे पास। हमने क्या किया, ये एनालोगस स्ट्रक्चर है हमारे पास। मॉर्फोलॉजी के अंदर दो चीजें हमारे पास होती है,
मॉर्फोलॉजी के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है हमारे पास होमोलोगस, एक हमारे पास होता है एनालोगस। एनालोगस, ठीक हो गया। ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, एनालोगस और होमोलोगस। होमोलोगस हमारे पास क्या चीज होती है? होमोलोगस वो फीचर्स होते हैं या फिर वो चीजें होती हैं जो आपस में दिखने में सेम होती हैं लेकिन उनका काम अलग होता है। आपस में दिखेंगी सेम लेकिन वो काम अलग अलग करेंगी, तो वो मेरे पास कहलाई जाती है होमोलोगस। इसकी एग्जांपल मैं आगे चल के दूंगा। होमोलोगस क्या चीजें हो गई? जो दिखने में हमारे पास सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, लेकिन वो जो काम करती हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट काम करती हैं। उसके बनस्पत हमारे पास एनालोगस क्या चीज होती है? वो दिखने में अलग अलग होती है लेकिन काम वो सारी एक ही करती है। वो दिखने में वो सारी चीजें अलग अलग होंगी लेकिन वो काम एक ही करेंगी हमारे पास। ऐसा कैसे हमारे पास होता है? इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास है। होमोलोगस हमारे पास है सिमिलर इन स्ट्रक्चर, हैव डिफरेंट फंक्शन। एनालोगस हमारे पास क्या है? डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड हैव सेम फंक्शन। डिफरेंट स्ट्रक्चर है, फंक्शन सेम है, वो एनालोगस हो गया। होमोलोगस वो चीज हो गई जिसका स्ट्रक्चर हमारे पास सेम है लेकिन उसका फंक्शन अलग अलग हो गया। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है। ये हमारे पास दो पर दिखाए हुए हैं इन्होंने। एक पर हमें दिखाया हुआ है तितली का, बटरफ्लाई का, और दूसरा हमें दिखाया हुआ है बैट का यानी चिमगादड़ का। इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या चीज है? ये एनालोगस है हमारे पास। क्यों? इन दोनों की शेप अगर मैं देखूं, इन दोनों का स्ट्रक्चर में देखूं, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक थोड़े से राउंड से है और बैट के जो है वो थोड़े से पॉइंटेड है। ये देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंटेड से है मेरे पास। इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग है लेकिन दोनों काम क्या करते हैं? दोनों उड़ने का काम करते हैं। तो उड़ने का काम दोनों कर रहे हैं लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये क्या चीज हो गई? ये एनालोगस हो गया हमारे पास। इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन इनमें फंक्शन जो है वो बिल्कुल सेम है। दोनों का फंक्शन क्या है? उड़ाना, जानवर को उड़ाना। दोनों का फंक्शन सेम हो गया लेकिन दोनों की शेप अलग अलग है, तो ये क्या हुआ? एनालोगस हो गया। वही अगर मैं होमोलोगस के अंदर देखूं, तो होमोलोगस के अंदर क्या होता है? ये स्ट्रक्चर हमारे पास सेम होता है लेकिन फंक्शन अलग हो जाता है। स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन अलग अलग हो जाता है। होमोलोगस के अंदर हमारे पास क्या चीज है कि इसके अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, मैंने चार जानवर लिए, बल्कि मैंने चार जानवर लिए सर। मैंने ह्यूमन लिया है, मैंने कैट लिया है, मैंने वेल लिए है, मैंने बैट लिया है। मैंने एक इंसान लिया है जो ह्यूमन है हमारे पास, ठीक है। इंसान क्या होते हैं? वो दो पैर पे चलते हैं हमारे पास। मैंने कैट ली है, बिल्ली, वो चारों पैर पे चलती है। मैंने एक वेल ली है जो कि एक फिश है, वो पानी में तैरेगी। मैंने एक बैट लिया है, चमगादड़ लिया है, वो उड़ता है। चारों अलग अलग जानवर है मेरे पास। अब मैंने क्या किया? मैंने उन चारों के जो हाथ होते हैं ना, हाथ, उन हाथ का मैंने एक्सरे किया। उन हाथ का जब मैंने एक्सरे किया तो भाई मुझे उनकी हड्डियां दिखी। तो ह्यूमन की मुझे हड्डियां इस तरीके की दिखी, ठीक है। ह्यूमन की हड्डियां मुझे इस तरीके की दिखी। बिल्ली की हड्डियां मुझे इस तरीके की दिखी हाथ की। वेल की हड्डियां मुझे इस तरीके की दिखी। और चिमगादड़ की हड्डियां मुझे इस तरीके की दिखी। ये हड्डियां आपस में सिमिलर है थोड़ी हमारे पास। सिमिलर किस तरीके से हमारे पास है कि ये मतलब एक तरीके से एक जॉइंट से आ रही है हड्डियां, लंबी सी हड्डियां हैं हमारे पास। और एंड में जाके ये कोई चीज पकड़ने वाली हड्डियां बन जा रही है, ठीक है। एक तरीके से अगर आप देखें, ह्यूमन के अंदर भी एंड में यहाँ पे पंजा आ जा रहा है, कैट के अंदर भी पंजा आ रहा है, वेल के अंदर भी ये पंजा आ रहा है, एक तरीके से थोड़ा बड़ा पंजा है लेकिन है पंजा ही। बैट के अंदर भी यहाँ पे पंजा आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ? ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर हो गया, वो थोड़े मिलते जुलते स्ट्रक्चर के साथ हो गए। लेकिन इनका अगर मैं फंक्शन देखता हूँ कि ये काम क्या कर रहे हैं, तो इनका फंक्शन तो बिल्कुल ही अलग फंक्शन है हमारे पास। हमारे पास फंक्शन अलग कैसे है? इंसान जो है हमारे पास वो चलते हैं, ठीक है, वो हाथ से कोई और काम करते हैं। बिल्ली जो होती है वो हाथ से वो काम नहीं कर सकती जो इंसान हाथ से काम करते हैं, ठीक है। बिल्ली तो वो काम नहीं कर सकती ना। उसी तरीके से वेल जो हमारे पास होती है, मछली होती है, वो अपने हाथ से क्या काम करेगी? वो कोई चीज पकड़ नहीं सकती, ना वो चल सकती है, वो क्या करती है? वो तैरती है उससे। तो इसका फंक्शन अलग हो गया। जो बैट हमारे पास है वो भी कुछ पकड़ नहीं सकता, वो उड़ सकता है उससे, तो उसका भी बाकी तीनों से अलग फंक्शन हो गया। तो ये चारों आपस में क्या हो गए? होमोलोगस हो गए हमारे पास, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर तो सिमिलर थे लेकिन इनके फंक्शन क्या थे? अलग अलग हो गए थे। जब किसी चीज के स्ट्रक्चर सिमिलर हो और उनके फंक्शन अलग अलग हो तो वो होमोलोगस हो जाता है।
और अगर किसी चीज के स्ट्रक्चर अब अलग अलग हो लेकिन उनका फंक्शन एक ही हो, वो काम एक ही कर रहे हो, तो वो एनालोगस हो जाता है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, कभी कभी जो है हमारे पास ऐसा भी होता है, मैंने बताया था मॉर्फोलॉजी देख के तो हम डिस्कस कर रहे थे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जानवरों की मॉर्फोलॉजी हमारे पास सेम निकल आती है, या फिर हम उनको मॉर्फोलॉजी से सही क्लासिफाई नहीं करा सकते, उनको मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफाई हम नहीं करा सकते, उनके हाथ पैर तो सेम ही होते हैं लेकिन उनको मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफाई नहीं कराया जा सकता। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हम मॉर्फोलॉजी के अलावा दूसरी चीजें भी देखते हैं। हम उसके अंदर उनकी क्या चीजें देखते हैं, हम उसकी साइटोलॉजी देखते हैं। साइटोलॉजी क्या चीज होती है, उसका जेनेटिक देखना, उसके जीन्स देखना। अब जाहिर सी बात है, दो अलग अलग जानवर है तो उनके जीन्स भी अलग अलग ही होंगे हमारे पास, तो उनको हम जीन्स की बेसिस पे डिवाइड करा लेते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, हम उनकी बायोकेमिस्ट्री देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री से मतलब वो कि वो खाना किस तरीके से खा रहे हैं और उनके अंदर खाने का क्या हाल हो रहा है, वो खाना कहाँ जा रहा है, तो उसकी बेसिस के ऊपर अभी हम क्लासिफाई करा सकते हैं। हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस के ऊपर उनको क्लासिफाई करा सकते हैं जानवरों को। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमारे पास क्या चीज होती है, द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा। अच्छा, जो ग्रुप मेरे पास क्लासिफाई होता है ना, जैसे मैंने बताया था ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कराना कि ये चलने वाले हैं, ये रेंगने वाले हैं, ये करने वाले हैं, तो वो जो ग्रुप्स मेरे पास बनते हैं ना, उन ग्रुप्स को हम कहते हैं टैक्सा या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा जाता है उसको। ये मेरे पास लिखा है वर्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर टैक्सा, टैक्सा कहा जाता है, उस ग्रुप को टैक्सा कहेंगे। The taxa are arranged in ascending order and form a ladder. Ascending order and formed a ladder called taxonomic hierarchy. All organisms are classified into five kingdoms. So the kingdom is the highest taxon of classification. On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following ways. अच्छा, हमारे पास क्या चीज है, ये जो हमारे पास मैंने बताया कि किसी भी जानवरों को हम किस तरीके से डिवाइड कराते हैं, उसको हम किसी ना किसी, ये मेरे पास जानवरों की कैटेगरी है, इसको हम डिवाइड कराते हैं ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, इन ग्रुप्स को भी हम फर्दर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कराते हैं। ये चीज हो गई। इन ग्रुप्स को भी हम फर्दर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करा सकते हैं। ठीक हो गया। और आगे चलते चलते इन ग्रुप्स को भी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कराया जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस हमारे पास पूरा हो रहा है डिवीजन का, ये क्या है, क्लासिफिकेशन हो रही है हमारे पास जानवरों की। सारे जानवर यहाँ पे थे, फिर इनकी क्लासिफिकेशन हुई, आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ये क्लासिफिकेशन हो गई। अब जो ये एक मेरे पास एरिया है ना, ये एक सर्कल, इस एक सर्कल को मैं कहूंगा टैक्सा, इस एक सर्कल को भी मैं कहूंगा टैक्सा, इस एक सर्कल को भी मैं कहूंगा टैक्सा। इसी तरीके से हर एक सर्कल को मैं टैक्सा कहूंगा। और अगर इन सारे सर्कल्स को मैं मिला दूंगा तो मैं इसको कहूंगा टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे टैक्सास की बात हो रही है। अच्छा, अब हमारे पास ये टैक्सा जो चल रहे होते हैं ना, ये टैक्सा किस ऑर्डर में चल रहे होते हैं, ये टैक्सा चल रहे होते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या चीज होती है, सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर आती है, उसके बाद छोटी वैल्यू आती है, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू, उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू। ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। इसके अंदर साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है आस्ते आस्ते। जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज नीचे आती है और ऊपर जाते जाते छोटी होती जाती है। इसके अंदर हमारे पास एरो यू जा रहा होता है और इसके अंदर एरो यू जा रहा होता है। समझ आ गया, ये हमारे पास फर्क हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग का। तो ये जो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन होती है ना जानवरों के दरमियान, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होती है। सारे के सारे जानवर इधर होंगे, फिर उसमें से कुछ डिवाइड होके इधर चले जाएंगे, फिर उसमें से कुछ डिवाइड होके इधर आ जाएंगे, फिर कुछ इधर आ जाएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे। तो ये आहिस्ते आहिस्ते छटते जा रहे हैं, बट रहे हैं जानवर आहिस्ते आहिस्ते। तो ये क्या हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं हमारे पास। ये चीज हमारे पास हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या चीज होती है, इसके हमने नाम दिए हुए। ठीक है, हमारे पास ये किस तरीके से होता है, हमारे पास होता है पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, जीनस आता है और स्पीशीज आती है। बेटा ये क्या मैसेज भेजा है आपने? काइंडली ये मजाक वगैरह थोड़ा अवॉइड करें, क्लास का टाइम है तो उसको क्लास सीरियस नहीं, क्लास को करें।
टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमारे पास हो गई। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमारे पास किस काम की होती है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर हम डिवाइड करते हैं उसको डिफरेंट चीजों के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। तो ये सारी हमारे पास कैटेगरीज है जिन कैटेगरीज के अंदर हमने उसको डिवाइड किया हुआ होता है। ठीक है, इन कैटेगरीज में सबसे ऊपर हमारे पास किंगडम आता है, सबसे हाईएस्ट। उसके बाद हमारे पास फाइलम आता है, फिर क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस। सारे जानवर किंगडम के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो फर्दर डिवाइड होते हैं फाइलम के अंदर अलग अलग, फिर क्लास में, फिर ऑर्डर में। ये चीज हमारे पास हो गई। किंगडम जो हमारे पास होते हैं वो टोटल 5 किंगडम के अंदर हमने जितने भी दुनिया के अंदर जानवर है ना, जितने भी जानवर, जितनी भी स्पीशीज है हमारे पास, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर प्लांट भी हैं, एनिमल्स भी हैं, फिशेस भी हैं, सब कुछ है। सारी की सारी स्पीशीज को हमने 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। टोटल सारी स्पीशीज हमने एक जगह पे करी, उनको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 5 किंगडम्स में। अब वो 5 किंगडम्स क्या है वो हमें आगे जाके पता चलेंगे। उनको किंगडम्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर उन किंगडम्स के अंदर से हम उसको और ग्रुप्स में डिवाइड करते जाते हैं, फाइलम के अंदर, क्लास के अंदर, ऑर्डर के अंदर, फैमिली के अंदर। इस तरीके से हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है। यहां तक सब कुछ समझ आ गया तो फिर बताएं, अब क्लास एंड करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से अपना फर्दर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।